Hello dear students, हार्टली वेलकम ऑन योर ओन जनरल लेगा ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा 12th का फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो थ्योरम उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है एक्सियल नॉन एक्सियल के अंतर्गत उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल के कारण जो एक टोरक्यू बन रहा है, बलागुड बन रहा है, उसके बारे में, वर्क डन के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो इसके लिए हेल्पफुल होगी तो मैं बात कर लेता हूं प्रीवियस लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप उन चीजों को रिकॉल कर लोगे तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं या फिर जो फॉर्मूलाज है वो आपके इस लेक्चर के अंदर हेल्पफुल हो जाएंगे। यानी कि कुछ डाउट होंगे तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले उस लेक्चर के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से बनता है, उसकी इंटेंसिटी, फोर्स, विरोधाभासी बल होता है वो किस प्रकार से होता है। देन फिर हमने बात की थी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और फाइनल जो हमारा उस टाइम लेक्चर था वो था जो सुपरपोजिशन की थ्योरम होती है मैनी चार्जेस के कारण। यानी कि किसी निर्वात के अंदर जैसे कि बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी एक मेन चार्ज पर बाकी सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को किस प्रकार से काउंट किया था हमने, उसके बारे में बात। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए मैं एकांक धनावेश क्यू नॉट को एज्यूम करता हूं और जिसके बीच में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो जाएगी आर। इस चार्ज के कंप्लीट के कारण जो एक फोर्स बनेगा वो जाएगा एफ इजिकल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इस चार्ज के कारण इसके जो गाउसियन पृष्ठ के चारों ओर बन रहा है, इस गाउसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, इसके अंतर्गत किसी भी बिंदु पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो जाएगी ई इजिकल टू लिमिट क्यू नॉट जीरो से लगा करके एफ अपॉन क्यू नॉट, जीरो से लगा करके, यानी कि जीरो से लेकर के। कहने का मतलब ये है कि माना कि ये वो चार्ज क्यू है और ये इसके चारों ओर गाउसियन पृष्ठ बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसके चारों गाउसियन पृष्ठ बन रहा है। अब देखिए Q0 मैं स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट पे जो कि ओरिजिन पे है, सेंटर पे। यहां से लेकर के इसके चारों ओर जो परिधि है, परिधि का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 रेडियन। 360 होता है कंप्लीट का। ठीक है बच्चों, तो 360 होता है। तो अब देखिए कि इस किसी भी एंगल पर अगर मैं बात करूं क्यू नोट जीरो से लगा करके किसी भी बिंदु पर, चाहे वो क्यू एन तक क्यू ना हो, सारे के सारे बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो समान होगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्रोतावश के कारण जो गाउसियन पृष्ठ बन रहा है ऐसे किसी भी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। अगर क्यू एन ही यहां पर हो जाएगा तो भी इसका मान है वो समान रहेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये एक लिमिट है, सीमा बंधन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोसेस है वो कहां से लेकर के कहां तक लागू होगा। ठीक है बच्चों, देन फिर हमने बात की थी जैसे कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो तो हो जाएगा ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर के डायरेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, आर के माना कि अगर इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में, जिस किसी भी साइड में जो इसका प्रभाव होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है बच्चों, देन फिर हमने बात की थी जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। यानी कि अगर कोई, मैंने आवेशित एक छड़ ले ली लो की, उस आवेशित छड़ को मैंने मतलब कि आवेशित किया, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसको किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी डेंसिटी होगी जिसे हम लेमडा से शो करेंगे, और जो लेमडा है वो अल्पांश रूप में उसके जो आवेश वितरण हो रहा है उसको शो करेगा। और इसके अंतर्गत जो विद्युत क्षेत्र निकल आएगा वो जाएगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और
आर के एक डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, यही प्रोसेस आपके सरफेस में और वॉल्यूम के अंतर्गत आ जाएगा। तीनों के अंदर ही विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान है वो समान रहेगा। ओके बच्चों, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारे वो इस प्रकार से था कि जैसे कि ये कोई एक निर्वात के अंदर कोई एक आवेश Q0 है, Q0 आवेश है। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे आवेश Q1 Q2 इस प्रकार से बहुत सारे चार्जेस है वो Qn तक रख दिए। बहुत सारे चार्जेस हैं, इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अलग अलग का, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटर रिएक्शन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इंटर रिएक्शन की प्रॉपर्टी के कारण Q1 Q2 Q3 और Qn ये जो सारे के सारे बल हैं वो सारे के सारे बल क्या करेंगे, Q0 पर अपना एक फोर्स है वो लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जो ये फोर्स लगेगा इंटर रिएक्शन का, यही ये फोर्स है वो बहुल अवशोषण कण अध्यारोपण को सिद्धांत के रूप में हम लोग इसे इस पर समझेंगे। जैसे कि Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो तो हो जाएगा F0, और बाकी जो सारे चार्जेस हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 से लेकर के Fn तक। और अब देखिए कि ये जो सारे चार्जेस हैं इनके बेसिक रूप में डिस्टेंस होती है R1, इसकी हो जाएगी R0, Rn, R2 वगैरह के जो सारे डिस्टेंस है वो ओरिजिन से निकलेगी। इस प्रकार के जो फोर्स है वो अध्यारोपण सिद्धांत से काउंट किए जाते हैं, जिनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F0 इजिकल टू के, बाकी जो सारे चार्जेस है Q1 Q0 Q2 Q0 Q3 अपॉन R0 R1 प्लस R0 R2 R0 R3 वगैरह लेकर, मतलब ये समेशन फॉर्म में हो जाएगी ये चीजें जी की, ये सारी जो चीजें हैं वो समेशन फॉर्म के अंदर हो जाएगी। ये कैलकुलेशन बीजगणित रूप में आप लोगों के लिए फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास में कुछ हेडिंग पॉइंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो बलागुण बनेगा, टोर्क बनेगा, उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। देन फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल है वो कितना वर्क डन कर रहा है उसके बारे में, और उस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट हेडिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस, यानी कि स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस। ओके बच्चों, एक बिंदु आवेश या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो स्रोत आवेश है हमारे पास में, उस स्रोत आवेश के कारण किन किन बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और उसके बीच में जो फोर्स है उसको काउंट करेंगे। तो देखिए कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में। तो देखिए ये एक हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर एक पॉइंट चार्ज जिसे हम स्रोत आवेश भी कह सकते हैं। इस स्रोत आवेश के कारण से चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे गॉसियन पृष्ठ। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है उसकी जो वैल्यू होती है कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी निकाय के अंदर जो कंप्लीट आवेश होता है उसका और मतलब जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात को ही गाउस का नियम कहते हैं। यानी कि किसी निकाय के अंतर्गत उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही गाउस का नियम कहलाता है। इस बात को आगे समझेंगे हम लोग जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंतर्गत। तो यहां पर हम बात करेंगे जैसे कि जो गॉसियन पृष्ठ बन रहा है, तो इस गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर हमने माना कि एक बिंदु P माना जहां पर हम लोग एकांक प्रश्न धनावेश Q नोट को एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक Q है और एक Q नोट है जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हो जाएगी R। इस डिस्टेंस के कारण यहाँ पर एक कूलॉम का बल है वो प्रतिपादित हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, जो कि ये रहा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है बच्चों, आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एकांक प्रश्न धनावेश Q नोट का बोध करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि यहाँ पर हम बिंदु P पर एकांक प्रश्न धनावेश Q नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चों, आवेश Q के कारण लगने वाला विद्युत बल, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन आवेश के बीच में कूलम्ब बल का लगेगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू KQ Q नोट अपॉन R स्क्वायर R के की दिशा में। तो अब देखिए बच्चों के इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, वो हो जाएगी E इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया Q नोट टेंड्स टू 0 यानी कि किसी भी एक बिंदु से लगाकर जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस चारों ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइंस बन रही है, उस फील्ड लाइंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो समान रहेगा। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे कि कोई एक निकाय है, उस निकाय के अंदर सोर्स चार्ज रख दिया, उस सोर्स का किसी एक पॉइंट पे मैंने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से लगा के किसी अदरवाइज जो जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस तक मैंने उसको फाइंड आउट किया, तो जहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वही वैल्यू है वो दूसरे वाले पॉइंट पे समान होगी। तो इसे कहने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, या फिर किसी भी शून्य बिंदु से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू वो इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहेगी, और कहीं से जहां तक हमने इसकी वैल्यू लगानी है वहां तक जो वैल्यू है वो समान रह जाएगी, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उस प्रकार से जाएगा कि लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में, तो F अपॉन Q नोट की जगह हमने ये लिख दिया, F की जगह तो ये वैल्यू आ गई KQ Q नोट अपॉन R स्क्वायर, जो कि इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये बचा 1 अपॉन Q नोट, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन Q नोट, SD लिख दिया, कंप्लीट फॉर्मूला है वो। अब Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और R कैप की जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में शेष बचकर आ गया, जो कि एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जो K है वो हो जाएगा हमारा समानुपाती स्थिरांक, जहां K 1/4 जिसकी वैल्यू होती है, अतः 1/4 को इस फॉर्म में अगर हम लिखे तो ये हो जाएगी Q/4 R स्क्वायर R क्यूब। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दूरी के वर्ग के तुल्यमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों, जो कि विद्युत क्षेत्र में चेंजेस को दिखाती है। अब देखिए कंप्लीट अगर हम बात करें कि अगर इस समानुपाती R हो, तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, कर्व इस प्रकार, यानी कि अगर आप कर्व ले किसी चीज को समझने का प्रयास करते हो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसी वस्तु के बीच में हो तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आप लोगों के पास में 2D के अंदर उसकी लाइन है वो स्ट्रेट होनी जरूरी होगी आपके लिए। अगर स्ट्रेट नहीं होगी, अगर कर्व में होगी, तो यह चीज आपके लिए रॉन्ग हो जाएगी और यह चीज आपके लिए सही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यह बस सिंपल सी थ्योरी है आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज काउंट करने की, इसे समझने की, और इसके कुछ न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो बच्चों ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हमारा हेडिंग पॉइंट है अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी कि आवेशों के कारण जो इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बन रही है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइंस जिसे हम कहते हैं, फील्ड लाइंस और फोर्स लाइंस दोनों एक ही चीज है। तो जो फोर्स लाइंस बन रही है वो किस प्रकार से बनती है और उनके बनने का रीजन किया। तो देखिए बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों अब जो हमारा अगला वाला हेडिंग पॉइंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, विद्युत बल रेखाएं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यानी कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि जो कोई सोर्स चार्ज होता है उसके चारों ओर जो फोर्स लाइंस जो लाइंस बनती है, जैसे कि ये लाइंस हो गई,
ये सारी लाइंस है। ये लाइंस क्या करती है, जैसे कि इस इनकी जो डायरेक्शन है कि ये किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है, वो चीजें इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में। यानी कि विद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रकार से होती है कि ये प्लस क्यू चार्ज से निकलेगी और माइनस क्यू चार्ज के अंतर्गत है वो चली जाएगी। रोटेशन अप साइड में एंड डाउन साइड में, दोनों साइड में क्लियर हो जाएगा इनका। ठीक है बच्चों, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो इस प्रकार से, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं जितनी नजदीक में होगी, विद्युत बल रेखाएं जितनी नजदीक में होगी चार्ज के, माना कि ये चार्ज है, ये फील्ड लाइंस अगर इनके जितनी ज्यादा नजदीक में होगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आउटर की अगर हम बात करें कि अगर ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा वीक हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है इनके। ठीक है बच्चों, तो विद्युत बल रेखाएं जितने पास पास होगी उतना विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा और विद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होगी विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहां क्षेत्र दो दिशा में होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों, माना कि ये कोई फोर्स है, ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अगर विद्युत बल रेखाएं इस फील्ड से जाके इस फील्ड में मिलती है तो बीच में यहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में नहीं होता है। क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इनका एक अलग पॉइंट आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के दो चार्ज की प्रॉपर्टी के अंदर संभव नहीं है चीजें। ठीक है बच्चों, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी असतत नहीं होती है, क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं असतत होगी वहां क्षेत्र है वो अनंत तक पहुंच जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं। तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि माना कि ये कोई चार्ज की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये कोई डाइपोल है, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि ये विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से हो जाएगी, इनके अंतर्गत असतत की प्रॉपर्टीज है वो नहीं आएगी, क्योंकि असतत की प्रॉपर्टीज आएगी बिखरी हुई नहीं होगी। ये इनकी फिक्स डायरेक्शन होती है कि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है, दूसरी अलग अलग अदरवाइज किसी भी जगह में अंदर ये नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा कि दो समान प्रकृति के आवेश के मध्य एक ऐसा बिंदु जिसे विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो कि दो चार्ज है, थोड़े से डिस्टेंस के अंदर अलग अलग दूरी पे, एक चार्ज से क्या हो रहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से वो निकल रही है, एक दूसरे चार्ज नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि एक मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से किसी भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से वो नहीं गुजरती है, और क्योंकि ये उदासीन बिंदु कहलाता है। समझिए बात को, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से वो दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य जिसे विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है उदासीन बिंदु कहलाता है। इन कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रल पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से वो गुजरेगी नहीं, क्योंकि उसके अंतर्गत चार्ज की जो अट्रैक्शन की या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी है वो निकलेगी नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज अंदर क्या होता है, रिपेल होती है, तो रिपेल होती है तो ये इनकी खुद ही प्रॉपर्टीज है। अगर कोई मिड पॉइंट होगा उसके बीच अगर सो निकलेगी नहीं, या फिर उसके विद्युत बल रेखाएं किसी दूसरे चार्ज की जो निकल रही है वो या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, दोनों कंडीशन नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, या फिर जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा वो। लास्ट जो हमारा पॉइंट हो जाएगा किसी चालक में से कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, क्योंकि चालक में सदैव विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स के बारे में, जो बड़ी आसान है, ज्यादा इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। आगे अब ये चीजें हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स के लिए, दोनों के लिए ही समान रूप से लागू होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि
बच्चों जैसा कि आप लोग, हमारे पास जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मतलब वर्ड से आप लोगों को पता चलता है कि डाइपोल यानी कि दो ध्रुव। डाई का मतलब है था जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था। और फिर हम बात करेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि CO2 उसके अंतर्गत CO2 यानी कि ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। फिर हम बात करते हैं H2O, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। तो यानी कि इसके अंदर भी दो चीजों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की, और कार्बन के अंदर हो जाएगी ऑक्सीजन की दो प्रॉपर्टीज। समझ गए बात को? तो इसी प्रकार से यहां पर हम लोग बात करेंगे कि चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में, यानी कि द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके मध्य दूरी तक कम हो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब हम बात करेंगे जो हमारा डायग्राम है उसके बारे में। तो ये तो हो गए दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके मध्य जो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि हम बात करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट हो गया इस तरफ का और एक पार्ट हो गया इस तरफ का। नॉर्मली हम लोग जो हमारे लीनियर फॉर्म है, जो हमारी रेखा है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे कि जो नेगेटिव चीजें होती है उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जीरो ही काउंट करते हैं इसके लिए। लेकिन ये चीजें आ गई विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत और डायपोल के अंतर्गत। तो डायपोल के लिए क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ही मतलब होगा तो नेगेटिव, लेकिन उसको हम पॉजिटिव फॉर्म के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जैसे कि देख ले, जैसे कि आप लोग देखिए ये तो गया ए और ये हो गया ए, तो ए माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए और 2 है। तो ये चीजें क्या हो गई, इसके बीच में डिस्टेंस को शो कर रही है। अब जो हमारे पास में ये तो थ्योरी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा, मोड माइनस क्यू मॉडुलस माइनस क्यू इक्वल टू प्लस क्यू, इनका जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण में दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P इक्वल टू Q2A, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण को शो करेंगे P से। ठीक है बच्चों, इनके बीच का जो मात्रक होता है वो जाएगा कूलम इंटू मीटर, एंड इनके बीच में जो विमय हो जाएगी वो जाएगी M0 L1 T1 और A1 कूलम इंटू मीटर। M0 हो जाएगा फिक्स और L1 क्या हो जाएगी, इनके बीच में डिस्टेंस का हम लोग लेंगे T1 और A1, कूलम क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड का हो जाएगा T1 A1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई विद्युत आघूर्ण की विमय हो गई। अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसे हम आप लोग इस प्रकार समझोगे जैसे कि दिशा होगी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है तथा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंप्लीटली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंतर्गत जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋणावेश के बारे में और फिर बात करेंगे धनावेश के बारे में। ये चेंजेस है और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं इसके अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब इसके अंतर्गत एक आगे हम बात करेंगे जैसे कि टॉर्क के अंदर जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो हो जाएगा F इक्वल टू QE, जो कि फोर्स किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत चार्ज के द्वारा महसूस किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। ये चार्ज फोर्स अनुभव करेगा किसी एक समान
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है और विरोधाभासी बल कहलाता है। ये तो हो गया हमारे पास में कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसके बारे में। यहां पर मैंने दो चीज लिखी है, एक हो गया हमारा निरक्षीय रेखा पर और दूसरा हो गया अक्षीय रेखा पर। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें फाइंड आउट करना है, वो दो पार्ट में डिवाइड करके फिर हमें काउंट करना पड़ता है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो पार्ट है वो उसे हम अक्षीय रेखा के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। देन फिर बात करेंगे कि जो निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके बारे में। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि एक समान अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का व्युत्पन्न है, यानी कि एक एक्सियल के अकॉर्डिंग और एक नॉन एक्सियल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैसे कि जो हमारे एक्सियल के अकॉर्डिंग डायपोल मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारा हेडिंग पॉइंट है अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो इस प्रकार से हो जाएगी जैसे कि माना कि मैंने एक डायपोल लिया -q2 + q, जिसको मैंने शो कर दिया A एंड B। अब इस डायपोल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहां जो +q है इसको मैंने P तक बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, P तक बढ़ाने के बाद में एज इट इज जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से जो ओरिजिन से पहले ऋणात्मक दिशा में जो इसकी डिस्टेंस होगी वो तो हो जाएगी a, देन इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a। अब हम बात करेंगे कि जो ओरिजिन से सेंटर से r डिस्टेंस पे p में हमने जो एज्यूम किया है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देना होगा वो हो जाएगा एक तो E1 के अनुदिश और एक हो जाएगा E2 के अनुदिश। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो हो जाएगा बीपी के अनुदिश, बीपी के अनुदिश। देन फिर जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा वो हो जाएगा पीए के अनुदिश, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए बात को? तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है जैसे कि चित्रानुसार विद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो जाएगा E1 = kq/r - a² r के पी डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, जो कि हो जाएगा बीपी की दिशा। अब सेकंड जो हमारे पास में आएगा वो हो जाएगा कि -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा -q के कारण, तो ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी, फॉर्मूला इज हो जाएगा। देन फिर अब हम बात करेंगे कंप्लीट के लिए, तो कंप्लीट r + a² हो जाएगा इसका। इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी बिंदु P से लेकर के -q के बीच में हो जाएगी r + a के होल स्क्वायर, क्योंकि r² होता है तो यहाँ पर जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो डबल दी हुई है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एडेड हो जाएगी, इनका योग हो जाएगा, फिर ये काउंट हो जाएगी। अब देखिए E1 > E2, यहां पर हम बात करेंगे कि जो E1 है वो E2 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, E1 की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वो E2 से बड़ी है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 के अनुदिश होगी। जो इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसकी डिस्टेंस है वो E1 के अकॉर्डिंग होगी। अब अध्यारोपण सिद्धांत से देखिए कि E = E1 ± E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है E2 इसलिए माइनस के रूप में यहाँ पे ये काउंट हुआ है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो वैल्यू है या वो इस फॉर्म के अंदर हमने पुट कर दी। देन फिर कंप्लीट जो हमारा ये प्रोसेस है निकल के आया है वो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के अंदर जो फॉर्मूला फाइंड किया था P = Q2 है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बात को समझेंगे कि यहां पर ये सोल्विंग करने के बाद में हमें जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है ये, तो यहां पर देखिए कि r² + a², ये -r² और -a² से कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2ar और 2ar दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4ar। देन फिर नीचे वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि r² है, r है वो a से बड़ी है। देखिए ये जो डिस्टेंस है
वो ए से बड़ी है। अब यहाँ पर आप बात को समझे, क्योंकि ये डिस्टेंस आर की जो डिस्टेंस है वो ए से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली इवन है वो ए टू से बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को मेजर ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, यहां पर करना क्या है, देखिए कि अब डिस्टेंस बड़ी है, यानी कि ये आर की जो डिस्टेंस है वो ए से काफी बड़ी है, तो इसे हम नेगलेक्ट मान लेंगे, यानी कि नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर हमारे पास हम जो वैल्यू बचेगी वो जाएगी R4। देन फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P इक्वल टू Q2 के अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो हो जाएगी E इक्वल टू 2kp अपॉन R क्यूब, और पी केप की दिशा में, पी केप की दिशा के अंदर जो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई है ई की, वो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, ये तो गए हमारे पास में फॉर्मूला ई इक्वल टू 2kp अपॉन R क्यूब पी केप की दिशा में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। तो आइए बच्चों बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय रेखा पर तीव्रता। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, यानी कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, तो उसके लिए ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। देखिए बच्चों, ये एक डायग्राम है जो कि एक निरक्षीय रेखा पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने पहले तो मतलब एक डायपोल लिया, -q और +q चार्ज एक डायपोल है, जिसके दोनों सिरे हैं उनको ए और बी रिप्रेजेंट कर दिया। देन फिर इनके सेंटर पर जो ओरिजिन है उसको मैंने नाम दे दिया O, और ओरिजिन से ए के बीच दूरी हो गई ए, और उसके बी और ओ के बीच दूरी हो गई ए। फिर देखिए बच्चों, निरक्षीय रेखा पर बिंदु P उपस्थित है यहाँ पर ऊपर, उस बिंदु की जो डायरेक्शन है बीच में उसको नाम दे दिया मैंने R। ठीक है बच्चों, अब देखिए बिंदु P पर एक तो मतलब कॉम्पोनेंट हो गया E1 sin थीटा, और दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया E2 sin थीटा, और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा E1 इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, देन फिर यहां पर हम E1 हम साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को लेकर चलेंगे। अब देखिए साइन थीटा देन कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एज इट इज क्षैतिज रेखा के रूप में E1 कोस थीटा, देन फिर E2 कोस थीटा, और इनकी जो परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा E2 डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है बच्चों, दोनों जो कर्ण है हमारे पास में उपस्थित, इन दोनों कर्ण की जो डायरेक्शन हो जाए, जो डिस्टेंस हो जाएगी बिंदु P तक के लिए हो जाएगी √r² + a², दोनों के लिए ही सेम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = kq अपॉन √r² + a² का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट इसे नाम दे दिया। अब जो मतलब कि यहां पर जो रेडियस है, जो दूरी है, वो दूरी ही सेम आएगी, ये +q के लिए है, वही दूरी आएगी -q के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि त्रिभुज एओपी में और त्रिभुज बीओपी में ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए ये देखिए डिस्टेंस तो इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल होने पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को अगर स्क्वायर ले लिया तो r² + a² आ गया, और इस डिस्टेंस का अगर हम मॉड्यूलस लें, परिमाण लेने पर क्या हो, मैग्नीट्यूड लेने पर क्या हो जाएगा, kq अपॉन r² + a², इनके बीच में जो परिमाण आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का वो कंप्लीटली काउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि अब E1 व E2 को घटकों में विभाजित करने पर प्रेक्षित होता है कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देन फिर जो हमारे पास में ये कॉम्पोनेंट बच के आएगा, मेन यहां पर जो रीजनेबल चीज है वो है कि हमारे इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा,
वो हमारे लिए कारगर साबित होगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा से हम लोग ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के कारण थीटा भी है, तो कोस थीटा के कारण हमें इसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निश्चित कर देंगे तथा 37 घटक E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट ज्ञात करना है हमें दोनों के बीच का, E1 के लिए और E2 विद्युत क्षेत्र के लिए, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा आपके कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कॉमन है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी 2kq/r² प्लस a² दोनों के लिए है, तो जोड़ दिया गया इसे। देन फिर हमारे पास में कोस थीटा दोनों के लिए कॉमन है, तो कोस थीटा यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए त्रिभुज एओपी में कोस थीटा की वैल्यू, चाहे हम एओपी लें चाहे बीओपी लें, इन दोनों के बीच में कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार की इसमें मेजरिंग क्या है, ए अपॉन कर्ण, इसकी कर्ण की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए √r² प्लस a² है, √r² प्लस a², तो ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। ठीक है बच्चों, अब देखिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2kq a/r² प्लस a² की पावर 3/2, 1/2 हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी रूट के लिए, देन फिर 1 तो 3/2, ये वैल्यू काउंट हो गई, जोड़ दिया गया इसे 3/2। देन फिर हम बात करेंगे कि E सदिश इज इक्वल टू kp/r³, kp हो गया कि नहीं हो गया, तो देखिए P इज इक्वल टू Q2 है, Q2 है, Q2 है, ये तो हो जाएगा P, तो kp/r³। ठीक है बच्चों, माइनस P की डायरेक्शन, माइनस P की दिशा, E सदिश इज इक्वल टू P/4πε0r³ माइनस P की डायरेक्शन। अब देखिए हमने a² क्यों नहीं लिया, क्योंकि a² की जो वैल्यू है वो r के मेजरिंग प्रोसेस में बहुत छोटी है, तो इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, नगण्य मान लिया। नगण्य मानने पर हमारे पास में जो मेजर वैल्यू आ जाएगी मुख्य रूप से वो हमें r को ही ध्यान में रखना है, तो इसके लिए r हमने यहां पर एज इट इज रख दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये निरक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन एंड फॉर्मूला है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो इसे अच्छे से समझिए बच्चों, ज्यादा इसमें हार्ड है नहीं। एक्सेल और नॉन एक्सेल दोनों डायपोल के मूवमेंट के लिए, मतलब कि इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उनके लिए बस आप लोगों को ये फॉर्मूला है उस चीज का बेहतर ध्यान में रखना है, क्योंकि निरक्षीय रेखा पर जो एंगल पूछा गया है वो निरक्षीय रेखा पर ही पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रखने पर जो टोरक्यू बनेगा उस टोरक्यू के बारे में, यानी कि बलागुण के बारे में। तो आइए बात करते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत द्विध्रुव आघूर्णकरण बलागुण। बच्चों अब हम बात करेंगे कि अगर कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल के कारण जो टोरक्यू बन रहा है उसके बारे में। बच्चों टोरक्यू के बारे में आप लोग इस डेफिनेशन को और इस डायग्राम को देखिए कि माना कि ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों ये कोई एक डायपोल है। देखिए यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में, और रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। तो देखिए बच्चों यहां पर मैं इसे ओरिजिन दे दूं नेम, तो फिर देखिए कि ये जो मतलब डायपोल है वो एक एंगल पे सेपरेटेड है, और कंप्लीट जो इसकी डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2a, 2a इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। फिर जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है कि हम बात करेंगे टोरक्यू के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में यह बात ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है कि टोरक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू बलों के मध्य
लंबवत दूरी, यानी कि उसके अंदर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आती है उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। इस बात का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर कोई भी डायपोल है या फिर कोई भी अदरवाइज कोई चीज है, किसी भी चीज के बारे में अगर हमें गणना करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर टॉर्क क्यू ज्ञात करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आप लोगों को मेजर ध्यान रखना, अगर है नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के बेस के अगर क्वेश्चन इसके अंदर इसके लिए आ जाए तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में ध्यान में रखें। तो देखिए कि ये मैंने एक डायग्राम फॉर्म में वो बना दी है। अब इसकी जो थ्योरी है वो इस प्रकार से होगी कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत विद्युत आघूर्ण पी के एक विद्युत विद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी कोण थीटा पर रखा गया है। ये एक एंगल है, एंगल पर सेपरेटेड है, ठीक है बच्चों, जिसे इसके दोनों आवेश समान परंतु विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल चार्जेस है, इक्वल चार्ज का पेयर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो एक फोर्स का इनको फीलिंग आएगी, एक फोर्स लगेगा इनके ऊपर, ढलान में रहेंगे या तो इस साइड में जाए या फिर इस साइड में जाए, ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, संभावना हो जाती है, या तो इस साइड में झुक जाए या इस साइड में हो जाए। लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स बन रहा है जो कि इन्हें अपने इस पोजीशन पे रुकने के लिए या पर स्थित करने के लिए बाध्य है। एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इसे कह रहा है कि आप ऐसे ही रहो, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रहो, ठीक है बच्चों। इस डायपोल को मतलब कि समझा रहा है ये। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कुल बल शून्य होता है, परंतु ये दोनों बल मिलकर एक बलागुण का निर्माण करते हैं जिसे द्विध्रुव घूमने लगता है, ठीक है बच्चों। अब जो बेसिक फॉर्मूला होगा टॉर्क का वो हो जाएगा बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब देखिए दोनों जो चार्ज है, दोनों जो डायपोल के सिरे हैं, एक जो माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज का, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो किसी चार्ज पर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अवेलेबल है तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगा विरोधाभासी फोर्स, वो विरोधाभासी फोर्स क्या हो जाएगा, F इजिकल टू क्यू ई, ठीक है बच्चों। F इजिकल टू क्यू ई, नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा माइनस क्यू ई और पॉजिटिव चार्ज के लिए हो जाएगा प्लस क्यू ई। ये हमने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। अगर कोई वस्तु या फिर हम कोई चीज है जो निर्वात के अंदर हैंग करें या फिर उसे लटकाएं तो उसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा F इजिकल टू एम जी, जो कि नीचे की ओर लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इस फोर्स के कारण वस्तु है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करती है और इनके बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स होता है वो हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ तो लग जाएगा क्यू ई फोर्स और नीचे की तरफ लग जाएगा एम जी फोर्स किसी वस्तु के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चनों में ये चीजें आती है, इस बात आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है बच्चों। तो देखिए बलों के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत डिस्टेंस क्या हो गई बीसी, लंबवत डिस्टेंस हो गई बीसी, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए कि बीसी अपॉन 2a इजिकल टू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इजिकल टू लंब बटा कर्ण, ठीक है बच्चों। तो लंब क्या हो गया, लंब उसके अकॉर्डिंग हो गया बीसी अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू 2a इजिकल टू साइन थीटा, जो कि मैंने ये वैल्यू पहले यहां पर लिख दी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो आ गई बीसी और क्यू इंटू बीसी की वैल्यू हमारे पास में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिए तो हो जाएगा इंटू 2a साइन थीटा, देन फिर टॉर्क क्यू इजिकल टू पीई साइन थीटा, और इसे अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो वो हो जाएगा टॉर्क क्यू सदिश इजिकल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, जिसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। अब इसके लिए जो इसकी संभावित मान हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं हो सकती है कि टॉर्क क्यू के अंतर्गत एक ही है कि जब थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, अगर एंगल 0 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 0
और टॉर्क की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। यानी कि देखिए कहने का मतलब यह है, आप इस टॉर्क को एक रिलेटिव फॉर्म के अंदर समझिए कि माना कि एक रास्ते पर दो गाड़ियां चल रही है, एक रास्ते पर दो गाड़ियां चल रही है। अब गाड़ी ए के अकॉर्डिंग गाड़ी बी मतलब क्या समझ रही है कि वो गाड़ी है वो नियत चल रही है कि नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप लोगों को समझना है। दो चीजें हैं, दो गाड़ियां हैं यहां पर, एक हो गई ए और एक हो गई बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, नियत है, रिलेटिव फॉर्म में देखना है। और अगर इस गाड़ी के अंदर बैठा बंदा बाहर की तरफ जैसे देख रहा है तो उसे क्या लगेगा कि बाहर का जो वातावरण है, यानी कि मकान है, पेड़ पौधे, बाकी जो इंसान है वो सारे सारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बढ़ रहा। लेकिन एक्चुअल में रियल बात क्या है कि वो गाड़ी है वो गति कर रही है। यही फॉर्म में हम यहां पर समझेंगे कि अगर टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत हम इस प्रकार से रखें तो यह तो क्या होगा, एक फोर्स को फील करेगा। लेकिन अगर इस डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के समान ही रख दूं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग डाइपोल का जो सिस्टम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, इसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। तो इसके लिए जो टॉर्क है डाइपोल पर वो 0 हो जाएगा। और इस अवस्था को हम कहेंगे स्थिर समय अवस्था। अब देखिए सेकेंड जो हमारे पास में केस स्टडी आएगी वो हो जाएगी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन भी साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यही वैल्यू समान है जिसे हम कहेंगे अस्थायी समय अवस्था। ठीक है बच्चों, ये तो होगी टॉर्क की बात। अब हम बात करेंगे जो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर किया गया कार्य। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सेकंड लास्ट वो है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रोटेशन कराने में जो वर्क हमें करना पड़ता है, जो कार्य हमें करना पड़ता है, उस वर्क डन को किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर। उस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि माना कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जो कि इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। तो मैंने एक डाइपोल है वो इस प्रकार से रख दिया है, जो कि हमारे पास में टॉर्क के अंदर हमने रखा था, जो कि एंगल θ1 पे बेस्ड है। देन फिर अगर इस डाइपोल को मैं θ2 तक घुमाऊं तो जो घुमाने का प्रोसेस है वो इस प्रकार से मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग शो कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी कि देखिए कि चित्रानुसार द्विध्रुव कोण P के एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना निम्न प्रकार की जाती है। ठीक है बच्चों, अल्फा d थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य dw इक्वल टू टो डी थीटा। द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कुल कार्य तो कंप्लीट वर्क डन है वो क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू θ1 से θ2 तक हमें इस वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर टो डी थीटा। W इक्वल टू θ1 से θ2 तक मैंने जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो करने पर हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट होती है W इक्वल टू Pe cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है बच्चों, ये हो गया वर्क डन। किसी द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में जो हम कार्य करते हैं उस कार्य की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसके जो संभावित होने के दो मान हो सकते हैं, यानी कि अगर किसी डाइपोल को θ1 0 पर रखें और θ2 180 पर रखें तब डाइपोल है उसके वर्क डन जो कार्य उसका दुगुना हो जाएगा, कार्य वो दुगुना हो जाएगा। और
केस स्टडी सेकंड में हम लोग बात करेंगे θ1 0 टू θ2 0 90 डिग्री रखेंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया एक का तो, और एक आ जाएगा θ1 = 0, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वर्क डन की वो क्या हो जाएगी W = PE। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल सी थ्योरी है, इसके अंदर आप लोगों को मतलब कि जो वर्क डन है उसी से बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसकी जो स्थिति ऊर्जा है उसके बारे में। यानी कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पड़ा है यहाँ पर, θ1 से θ2 तो हमने घुमाई है। अब इसकी जो कंडीशन होगी स्थिति ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लास्ट हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कि इसकी जो एनर्जी है वो स्क्वायर से काउंटर हो जाएगी कि माना कि इसकी स्थिति ऊर्जा द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति ऊर्जा वो हो जाएगी U = BE cos θ2 - cos θ1। ठीक है बच्चों, तो जो कार्य होगा वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को θ1 से θ2 तक घुमाने में, या देखिए इस बात को आप इस प्रकार समझिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को θ1 = 90 डिग्री टू θ2 = θ तक घुमाने में जो कार्य करते हैं हम लोग, यानी कि इस एंगल को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये एंगल आप लोगों को चेंज करना है। इस एंगल अकॉर्डिंग आप लोग इस प्रकार समझेंगे कि cos θ2 - cos θ1 आप लोगों के जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में किसी डाइपोल को घुमाने में एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यह तक हो गया आप लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीट 12th के फर्स्ट चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो फर्स्ट लेक्चर जितने भी न्यूमेरिकल हैं एटमोस्ट, जैसे कि IIT के अंदर, PMT के अंदर और जितने भी जो संस्थाएं हैं उनके अंदर क्या जितने भी जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ एग्जाम्पल आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं अगले वाले लेक्चर के अंदर, अगले वाले वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा। तो बने रहिए डेगन ऑनलाइन स्टडी चैनल के ऊपर। थैंक्स बच्चों।